अच्छा, ABA की आपने बात की, उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करें उसे। ABA ABA जो आजकल जो करंट मेथड है जस्ट टू प्रिवेंट दिस, वो ट्रीटमेंट क्या है? जी अच्छा, ABA आप इसको इसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। एक ऐसा एनालिसिस जो कि आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वो इसके अंदर आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं, आप अपना बैचलर कर सकते हैं, आप अपनी PhDs कर रहे हैं। अब ABA इतना ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन ये मेथड है कि छोटे छोटे बेसिक असूल्स मैं आपको बताती हूँ और आप उसको चाहे जहाँ मर्जी इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरी नहीं, ये सीखने की बात है सिर्फ, ठीक है। इसका जो बेसिक उसका असूल है, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर कोई चीज़ आम रेगुलर बच्चे के बारे में है, वो ये हमारे बारे में, मेरे आपके बारे में, कि हम वो चीज़ ज़्यादा सीखते हैं जिसका नतीजा अच्छा निकलता है। कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड है हमारी सारी की सारी स्टडीज, ठीक है। अगर आप ये सेशन मेरा पसंद करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आप कहेंगे कि नहीं हमें बहुत नॉलेजेबल है, हमें समझ में आई, आप हमें इस टॉपिक पे मजीद बताएं, तो इट्स अ रिकॉग्निशन और इट्स अप्रिसिएशन एंड आई विल डू इट मोर, राइट। तो इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसेज है। एक बच्चे ने कुछ भी सीखा, कुछ भी किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया या उसको रीइंफोर्स किया पॉजिटिवली, कुछ दिया, वो रिएक्शन दोबारा करेगा। तो ये है बेसिक इसकी कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। जो जो कॉन्सिक्वेंसेस आप देखते जाएंगे बच्चे के, आपने एक कॉन्सिक्वेंस, अपने बच्चे को कोई चीज बहुत टेस्टी चीज आपको पसंद है, आपने दी, बच्चे ने वो थूक दी, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये वो बच्चे को पसंद नहीं है, तो अब आप उसको उसके साथ रीइंफोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको चाहे जितनी मर्जी वो आपके लिए गाजर बच्चे ने थूक दी और आप कह रही है कि नहीं ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, हेल्दी है और मैंने खिला के छोड़नी है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चा उसको नहीं ले रहा है, क्योंकि हम बच्चे के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ नए सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया ना। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप किस चीज से मोटिवेट कर रहे हैं, आप क्या चीज दे रहे हैं उसको, हर चीज रेसिप्रोकेट है। कोई चीज दुनिया में बगैर किसी सौदा है ना, हर चीज का कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो बच्चे को अगर आपने पॉटी ट्रेन भी करना है या बच्चे को आपने ये भी करना सिखाना है, तो आप उसे इमिटेट करना सिखा रहे हैं, तो एवरी वेव पे आपको उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना पड़ेगा। अब ये बच्चा जो छोटा होता है ये प्रोसेस नहीं कर सका है अप्रिसिएशन, ठीक है, तो आप उसे क्या देंगे, क्या देखेंगे, आप उसे क्या देखेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आप बच्चे की असेसमेंट करते हैं इस मेथड में, कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिफर्ड एक्टिविटी क्या है, या फूड से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे चॉइसेस सबसे प्रेफर्ड, और वो एक साइंटिफिक मेथड है, प्रेफर्ड एनालिसिस किया जाता है। उसमें ये नहीं कह जाता कि नहीं मेरा ख्याल है मेरा बच्चा कोक बड़े शौक से पीता है, तो आप कोक ही पिलाते चले जा रहे हैं। आप इस मेथड का एक सीक्वेंस होता है, वो बहुत लंबा है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, लेकिन उसमें से आप जो मोस्ट प्रिफर्ड आइटम होती है वो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को किटकैट बहुत पसंद है, ठीक है, और आप किटकैट से आप चाह रही हैं कि आज का जो लेसन है वो सिर्फ जो है वो हेलो कहना सिखाना है। अब जब आपने हेलो कहना सिखाना है तो हेलो में आई कांटेक्ट भी जरूरी है। आपने हेलो हेलो और बच्चा सामने यहाँ बंदा है, बच्चा वहाँ हेलो कह रहा है, ये भी नहीं तरीका, ठीक है। आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, आपका बॉडी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और आपने हेलो करना है तो आपने वहाँ किटकैट यूज करनी है, तो आपने वो बिहेव करना है, बच्चे के साथ देखना है। और वो जब आप उसे हेलो कहेंगी, बच्चा आपको हेलो कहता है, और अगर हेलो नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, तो आप उसका हैंड ओवर हैंड उसको वेव करवाना सिखाएंगे और आप उसको फिर किटकैट देंगे एज अ पर्क। अब किटकैट आपने कितनी देनी है, आपने पूरी बार नहीं पकड़ा देनी कि अगला हेलो जो है वो कल हो ये नहीं होना। तो हम इसको ये जो इसको ये एनालिसिस है ये डेटा ड्रिवन है। अगर आपने एक दफा हेलो करवाया ना, तो आपने इतनी सी किटकैट देनी है जो कि सिर्फ टंग को टेस्ट कर सके, मोटिवेट रखना है। अगर आपने पूरा बार दे दिया तो बच्चा तो पेट भर गया, एग्जैक्टली ना, वो कहेगा मुझे कल भी मत दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने उसका जो मोटिवेशन है उसका इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना है आपने, और आपने वहाँ पर साथ अपने डेटा लेना है। डेटा ड्रिवन है ये सारा प्रोग्राम, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि इसने 10 दफा मैंने इसको 10 ट्रायल मैंने की, 10 ट्रायल मैंने इसको वेव करना सिखाया, 10 टाइम मैंने इसको रीइंफोर्स किया, तो इसने कितनी दफा रिस्पॉन्स किया। इट्स अ वेरी स्मार्ट लर्निंग। और ये हम तो सिर्फ ऑटिज्म पे क्या हर जगह जो है इसको थ्रू आप इसको वो कर सकते हैं।
अब देखें फॉर एग्जांपल जब ये थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इनके साथ जो है फूड के बाद टेंजिबल फिर एक्टिविटीज में आना शुरू कर देते हैं कि चलिए अब ये क्या खेलना, कोई अच्छी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कोई म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड। अच्छा, जो हमारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ABA का। उसका एक बिलीव ये है कि हर बच्चा डिफरेंट है। ABA जो है वो एक कोई करिकुलम नहीं है कि पूरी क्लास के 10 ऑटिस्टिक बच्चों को एक ही चीज पढ़ाई जा सके, नहीं। हर बच्चे का डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोग्राम, इसलिए ये बहुत 101 लेवल पे करवाया जाता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है इसके सेशन। इनके कोई एप्स या कोई इस तरह का फ्री? नहीं, आपको ट्रेनिंग है। ये आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप ये हर सेंटर में ऑलमोस्ट, यहाँ तो ऑलमोस्ट हर सेंटर में ABA थेरेपिस्ट है, बल्कि बहुत से सेंटर दुबई में और यहाँ पर ऐसे खुल के जो ओनली फोकस ऑन ABA जो है करते हैं। तो आप, लेकिन आप देख लें कि ट्रेनिंग कितनी, और फिर इसलिए पेरेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मैक्सिमम 5 घंटे बच्चे ने गुजारे हैं, 4 घंटे गुजारे और इंटेंसिव प्रोग्राम किया है तो वो सीख के आए। अगर वो माँ बाप नहीं करेंगे घर जाके और हर चीज उनको खुली मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनका बिहेवियर मैनेज करना। ठीक है। और जब बच्चा नहीं सीखता कोई चीज तो हम ABA ये कहता है कि ये इट्स इम्पॉसिबल कि बच्चा ना सीखे, सिखाया से नहीं जा रहा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिखाया से नहीं जा रहा। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग चाइल्ड पे नहीं है। देखिए हमारे टीचिंग साइड पर टीचिंग है, थेरेपिस्ट के ऊपर है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉर्मल लर्निंग सिस्टम में है वो बच्चे पे है। पढ़ा नहीं तुमने, इम्तिहान नहीं हुआ, टीचर ने लेक्चर दिया, क्लास दी, बच्चे की जिम्मेदारी है। यहाँ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, टोटल जिम्मेदारी थेरेपिस्ट की। आप अपना मेथड चेंज करें, आप बच्चे की रिइंफोर्समेंट चेंज करें, एनवायरनमेंट चेंज करें, हर चीज को। और ये इसीलिए एनालिसिस कहा जाता है इसको, कि हर टाइम जो है ना ये चेंज हो रहा है, इसके अंदर तब्दीली पैदा की जा रही है कि इसको उसके साथ एडजस्ट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। हर चीज बहुत छोटे स्टेप्स में सिखाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेव करने के लिए 1 दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा किया। और एक बच्चा जो है मेरे पास एक स्टूडेंट था, बहुत पहले की बात है, वो अपनी माँ को पहचानती थी, लड़की थी, वो माँ को पहचानती थी, पर अपनी 10 साल की थी वो बच्ची, और वो माँ नहीं कह सकती थी, नहीं बोलती नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल म्यूट थी, बिल्कुल ब्लैंक था, बोलती नहीं थी। तो उसको ये सिखाना कि यही, उसको ये पता था कि यही है मेरा सब कुछ, उसके पास जाना, उसे हग करना, उसे प्यार करना, उसका बाजू खींच के, क्योंकि ये बताते तो नहीं ना, तो ये बाजू खींच के आपका लेके जाते हैं कि ये दे दो, पॉइंट करना चीजों को, ये करना, लेकिन और कुछ नहीं वो बोलती थी। तो उसको ये सिखाने के लिए कि इसको माँ कहना है, तो हम उसकी जो पिक्चर थी ना माँ की, उसको हम दिन में कोई 40 दफा यूं करके दिखाते थे। इस तरह दिखाते थे, और साथ में ये चीज पकड़ ली, जैसे उसको बहुत पसंद थी M&Ms। M&M को छोटे छोटे टुकड़ों में, एक M&M के 10-15 टुकड़े कर लिए, छोटे से हाथ नहीं पकड़ी, तो उसको ये दिखाया कि ये मॉम या मामा कहती थी। तो हम उन्हें उसको, इट टुक मी 3 months 3 months to she can start babbling। तो बिल्कुल कुछ और भी नहीं बोलती थी, चीखती थी, बहुत ज्यादा स्क्रीम करती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था तो वो शाउटिंग, बहुत लो फंक्शनिंग थी, शाउट्स कर करके अपनी नीड्स बताती थी। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं बस समझाना इस मिसाल से ये चाह रही हूँ कि कि हर तरह से ये प्रोग्राम मॉडिफाई होता है, हर लेवल पे होता है। 18 साल का चाहे स्टूडेंट है, जिस पेशेंट है, हम तो इनको पेशेंट अब कहते भी नहीं, हम तो इनको स्टूडेंट्स कहते हैं, कि स्टूडेंट है जो कि ऑटिस्टिक है, जिस मर्जी लेवल पे है, लेकिन हम उसे क्या सिखा रहे हैं, हम उसको 1+1 करना सिखा रहे हैं। 18 साल का लेकिन 1+1, या उसको मनी एक्सचेंज सिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में कोई चीज़ जाके खरीदनी है। ठीक है, तो इसी लेवल से, इसी मेथड से सिखाएंगे। ठीक है, अब इतने बड़े बच्चों को हम M&M या कोई किटकैट नहीं देंगे, लेकिन वो टोकन्स लेता है अपने हर चीज़ के ऊपर, और वो टोकन कलेक्ट करके फिर अपने लिए कोई मुझे फ्री टाइम चाहिए, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे कंप्यूटर खेलना है, मुझे फ़ोन दे दें, मुझे म्यूज़िक सुनना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे, बहुत से बच्चे सिर्फ जंपिंग करना पसंद करते हैं। क्या मैं तो उसमें हर चीज़ जो है, मैं कहने का मतलब ये है कि इन ऑटिज्म मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे आप ओवरकम ना कर सकें। आप कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, कि वो सीख लें।
मैं हर पेरेंट को, हर मदर, ये जिम्मेदारी मत डालें कि सेंटर में थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है और फिर आप थेरेपिस्ट चेंज करते रहें। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, पैरेंट ट्रेनिंग मिलती है, कहीं से जाकर ले लीजिए, बहुत सस्ती भी करने की कोशिश की जा रही। बहुत से लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी मेड्स को ट्रेन कर देते हैं। ओके। अच्छा, मेड को ट्रेन कर दिया, मेड पे इन्वेस्ट कर लिया, मेड ने ट्रेन कर लिया, मेड का जब सामने है तो वो ठीक कर रही है, जैसे ही वो इधर उधर हुआ उसमें आप गलती करी, उसमें गलती की गुंजाइश बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपने गलत चीज़ एक दफ़ा सिखा दी ना, उसको आप अंडू कैसे करेंगे। ठीक है ना। अब बच्चे ने चीख मारी, फॉर एग्जाम्पल बच्चा चीख रहा है किसी चीज़ पे, और जो मेड है वो चुप कराने के लिए उसकी प्रेफर्ड आइटम दे रही है। तो बच्चा प्रोसेस तो नहीं कर रहा, रीजनिंग तो नहीं कर रहा ना, तो बच्चा तो ये सीखा कि मैं चीखूंगा तो मुझे M&M मिलेगा। अब आप उसको अंडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चक्कर में आप हमेशा, बेहतर ये है कि, और फिर आपकी मेड बदल गई तो बेहतर ये है कि आप खुद सीख लें ताकि आप बच्चे को सिखा सकें। चलें जी। इसके अंदर इसको हम जो अगर इसकी टेक्निकल वर्ड्स पे जाओ तो उसको हम डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर छोटे छोटे स्टेप के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रशिंग है, टूथब्रश सिखाना है आपने बच्चे को, अब आपने इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखानी है टूथब्रश। तो सेंटर ये क्लासरूम ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं। अब आपने जैसे क्लासरूम है और आप टीचर बता रही है कि जी ऐसे टूथब्रश कर लेंगे, वीडियो दिखा दिया, नहीं, बाथरूम में ले जाके सिंक खोल के सिंक के सामने खड़े होके टीचर के साथ खड़ी होकर थेरेपिस्ट जो है ब्रश सिखा रही है। और कैसे ब्रश हम टूथब्रश सिखाते हैं, जब है इस तरह से सिखाना है कि देखें ये नलका खोला, हाथ धोया, ये एक स्टेप, इसका आपने डेटा लेना है, ठीक है, फिर आपने टूथपेस्ट उठानी है, ब्रश उठाना है, ये थर्ड स्टेप, कैप खोलना है, फिर उसको जस्ट टू मॉनिटर दैट कि वो किस लेवल तक सीख रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर ये एक टूथब्रश ही नहीं हो सकता, ये आपके 40 to 50 स्टेप्स बने। टूथपेस्ट लग गई, फिर उसे गीला करना है, फिर उसको एक तरफ, दो तरफ, 3, 4। बहुत से बच्चे जो है वो टूथपेस्ट से खेलते हैं, वो बच्चों को याद रखिए बच्चा ऑटिस्टिक है, वो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा जो है वो चबाना शुरू करेगा, वो काटना शुरू कर देगा, वो निकालेगा नहीं। फिर उसमें आपने उसको कोई, वहाँ पे हम फूड यूज़ करने की कम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमने टूथब्रश करा रहे हैं तो हम कहाँ फूड दें, तो हम कोई वीडियो प्रोग्राम, कोई म्यूजिक लगा लेते हैं उस वक्त, ताकि उस वक्त उससे हम आपको, अब एक स्टेप पे आपने थोड़ा सा एंजॉय कराया, फिर अगला स्टेप कराया, और ऑलवेज स्टे एट द बैक ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हम जॉइंट अटेंशन का मैंने बताया था, एक टाइम पे दो चीज़ों को अटेंशन नहीं, तो दिस इज हाउ यू, कि आप पीछे से, बच्चा यहाँ है आपके पास और आपने उसके हाथ दोनों यहाँ से पीछे से पकड़ने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सिखाना है जी। और इस तरह आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बिहेवियर मिलेगा उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा बच्चे, और इसका पीछे रहने का मकसद भी यही है ताकि आप जो एग्रेसिव बिहेवियर बच्चे का आ रहा है वो बिहेवियर से आपकी बचत हो जाए, बच्चे मारे नहीं आपको, बाल नहीं आपके खींचे, आपको न खींचे, और उसकी एक अलग एग्रेसिव बिहेवियर की एक अलग ट्रेनिंग है, मेथड्स हैं कि आपने बच्चे की बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना और अपने आप को कैसे बचाना है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि थेरेपिस्ट या जो माँ है या जो बड़ी बहन है, जो भी ट्रेनिंग दे रहा है, वो पहले अपने आप को बचाए और किस तरह की इन्वायरमेंट में काम करे ताकि वो खुद सेफ एंड साउंड रहे, ताकि वो उसको मैक्सिमम ट्रेन कर सके। सही है। और रिएक्शन नहीं देना, ये माँ को कह रही हूँ कि जब बच्चे आके चीज़ें फेंकते हैं, जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं और वो कुछ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो अपना रिएक्शन ना दिया जाए, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है ना वो भी एक रीइंफोर्समेंट है। आपने स्माइल दे दी, आपने इग्नोर कर दिया, तो उनको तो कहा, उन्होंने तो समझ लिया कि ये किया जा सकता है, ये परमिसिबल है, ये काम मैं कर सकता हूँ उस पर, तो उसमें अपने रिएक्शन का आपको बहुत देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो चैलेंजिंग बिहेवियर है, कोई बिहेवियर, हर बिहेवियर की कोई रीज़न होती है, हमारे यहाँ भी हर बिहेवियर की रीज़न है ना, हमने उसको ABC कहते हैं, एंटीसीडेंट, फिर बिहेवियर, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। आपने जब बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो आपने ये देखना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, आपने वो रीज़न ढूंढना है, और वो रीज़न जो है वो आपने गेस वर्क नहीं करना। इसीलिए ABA 100% डेटा ड्रिवन और ऑब्जर्वेशन है, और बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है इस वक्त सारी, कि आप ये देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो एक ख़ास जगह पे जाके बहुत खुश नज़र दिखाई देता है आपको, और वहाँ बेहतर परफॉर्म करता है, या किसी एक थेरेपिस्ट के साथ बेहतर परफॉर्म करता है और किसी दूसरे थेरेपिस्ट के साथ नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि थेरेपिस्ट बुरा है,
इसका मतलब ये है कि वो उसे रिइंफोर्स किसी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, या वो एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली है ऐसी है। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जो टीचर, मैं तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें जो है वो पेरेंट पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ। और अगर आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं जा सकते तो आप कोशिश क्या करें कि बच्चे के वीडियो टेप भी कर लें, खैर अगर आपके बच्चे सेंटर्स में जाते हैं तो कि वो चीज़ आप जरूर वैसे ही प्रैक्टिस करें, बिल्कुल उस तरीके से ही आप एज करें, ताकि बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो कि घर में मुझे नहीं सीखना। आप बहुत से आम रेगुलर बच्चों के बारे में बात करें जो प्रैक्टिस स्कूल में कराई जाती है या जो घर में जाती है, वो हमेशा मुख्तलिफ होती है। पेरेंट्स या तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है और स्कूल बहुत लीनियंट है, और स्कूल लीनियंट है तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर हमारा थोड़ा सा आपस में बैलेंस हो जाए तो बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखें। बच्चे ये ना सीखें कि नहीं घर की वैल्यूज अलग हैं और स्कूल और बाहर की वैल्यूज अलग हैं। जी few आपके पास कोई क्वेश्चन है तो few more things for ABA and then we will do it, okay? अच्छा, आप इसमें जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक थेरेपिस्ट नहीं रखते फुल टाइम। अच्छा, ओके। 2 लोग होते हैं ताकि फिर बच्चा सिर्फ एक से सीखता है। तो बच्चे को जनरलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी सेंटर होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि ABA मेथड का ये प्रिंसिपल है बेसिक कि सिर्फ एक टीचर, एक थेरेपिस्ट, एक ट्रेनर नहीं बच्चे के साथ काम करेगा। एक उसको मैनेज कर लेगा उसका केस, उसकी बेसिक, लेकिन चेंज करेंगे ताकि बच्चा ये ना सीखे कि स्किल सीखना है। स्किल इंपॉर्टेंट रखने की कोशिश की जाती है, नॉट अ पर्सन। कि ये स्किल जो है, और एक मेथड से, एक स्टाइल से सिखाया जाता है सब कुछ, ताकि बच्चा मेथड को समझे, स्किल को समझे, नॉट अ पर्सन। और हम इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये स्विचिंग ऑफ थेरेपिस्ट का ये मतलब हो सकता है ताकि वो घर में आके जब कोई और सिखा रहा हो, हाँ, तो वो तो उससे भी एडेप्ट करे। और फिर एनवायरनमेंट बेस्ड सेंटर्स में हम बहुत ABA जो है वो ये नहीं कहता कि आपने सारा कुछ एक एनवायरनमेंट में सिखा देना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर इस जगह पे बैठ के एक बच्चे को हमने ये कुछ सिखाया है, तो यही चीज़ बच्चे को हम दूसरे कमरे में ले जाकर भी सिखाएंगे और तीसरे टेबल पे बैठ के भी सिखाएंगे, ताकि बच्चा, क्योंकि ये लोग ना एसोसिएट कर लेते हैं, तो ये बच्चे ये समझते हैं कि नहीं, मैंने बस ये चीज़ यहाँ परफॉर्म करनी है, ये चीज़ मैंने कहीं और परफॉर्म। तो ट्रांजिशन इनके लिए डिफिकल्ट होती है। तो हम जब लर्निंग कराते हैं तो अब आप समझ रही होंगी कि जो हमने सिम्टम्स पढ़े, ABA हर सिम्टम्स को, हर लिमिटेशन ऑफ ऑटिज्म को डील करता है। ठीक है, आपने किस तरह, और डेटा हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर ग्राफ बना के देखते हैं कि प्रोग्रेस कहाँ रुक गई है, कहाँ बेहतर हो रही, कहाँ हम अपनी स्पीड बेटर कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलें जी, और हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाया जाए। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया टूथ ब्रशिंग है, टॉयलेट ट्रेनिंग है, तो आप ये नहीं है कि आप बहुत फैंसी सा बना के दें, जो मेंटेनेबल है। हाँ, बहुत सी चीज़ें हम नेचुरल, जैसे सड़क क्रॉस कराना सिखाना है बच्चे को, ठीक है, तो आप उसको ऐसी हल्की जगह पे जहाँ पे कम ट्रैफिक है, लेकिन बच्चे को ये पता है, बच्चा उसको जनरलाइज नहीं कर पाएगा अगर आप उसको सिर्फ घर पे बना के ड्रॉ करके। आप रेगुलर क्लासरूम में आप सिखा सकते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक बच्चे के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप फील्ड में जाके, रियल इन्वायरमेंट में जाकर सिखाएं बच्चे को। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है? ऑटिज्म ABA के ऊपर तो जैसे मैंने आपको बताया, इस पर मास्टर्स हो रही है, PhD हो रही है, तो वो तो हम सारा दिन भी लगे रहेंगे यहाँ। तो आप अपना अगला क्वेश्चन है तो आप बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एज अ कम्युनिटी के ऊपर कितना रोल बनता है उनकी साइड पे, इफ दे सी सम ऑटिस्टिक पेशेंट और ऐसे पेरेंट्स हु डीलिंग विद द ऑटिस्टिक चाइल्ड। बिल्कुल, तो उनके ऊपर क्या उनके क्या रोल है, उनके साइड पे रोल हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक तो देखिए, ये कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है, जो कि आज से मैं अब तो मुझे भी 19 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए मेंटल हेल्थ में, लेकिन जब आज शुरू में मैं देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो माएँ हैं ये बच्चों को अलग रखती हैं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं ले जाया करती थी पहले। ये कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है, किसी की कोई फॉल्ट नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। अगर हम बाकी बीमारियों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, हर बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं ना, हम कहीं शर्माते हैं ये कहते हुए कि जी मुझे थायराइड हो गया या मुझे ये बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये हो गया, हम हमदर्दी का एलिमेंट है, ठीक है। और इस तरह का फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर इस किस्म का कोई भी मेंटल डिसऑर्डर बच्चों में है या डिसेबिलिटी बच्चों में है, तो सबसे पहले जो है इससे हमदर्दी से ज़्यादा जो है ना, अकोमोडेट करना, उस नीड को अकोमोडेट, उस माँ की नीड को, वो माँ एक स्ट्रेस्ड आउट माँ है, वो थकी हुई माँ है,
वो ऑलरेडी उसकी होप्स कम है क्योंकि वो कंपेयर कर रही है। पहले तो उसके बच्चे, और फिर ऐसी माएँ कोशिश करती हैं कि वो मैक्सिमम उन बच्चों के ग्रुप्स में रहें जिनके ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो इस तरह से हैं, वो विच इज़ अ गुड मैथड। लेकिन उनके लिए भी इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूसिव लेवल पे रहें वो अपनी माँ बच्चों के साथ। और उन बहन भाइयों को समझना चाहिए कि हमारी इस बहन भाई की क्या नीड है। मुझे अगर मैं वो फिल्म की आपको मिसाल दूं तो इस फिल्म में जो माय नेम इज़ खान था उसमें बड़ा खूबसूरत ये इन्होंने ये एलिमेंट बताया था, और बहुत इंग्लिश मूवीज़ भी हैं कि वो जो माँ होती है वो अपने शाहरुख के साथ बहुत तवज्जो देती है उसकी इसको सिखाने में, पढ़ाने में। और वो कोई थेरेपिस्ट नहीं होती, कोई डॉक्टर नहीं होती। जो छोटा भाई होता है वो माँ से बहुत नाराज़ रहता है, वो हमेशा ये महसूस करता है कि माँ ने इसको बहुत अटेंशन दी और मुझे नहीं दी अटेंशन। तो यहाँ पे अगर ट्रेनिंग इस तरह से ही जाए कि इसको कम्युनिटी में इसको एक्नॉलेज किया जाए तो बहन भाई इसको अकोमोडेट करें, ये नहीं करें हाँ उसकी नीड्स ज़्यादा हैं, इसको बताना, ये माँ की जिम्मेदारी बाकी बहन भाई को बताना कि इस बच्चे की नीड्स ज़्यादा हैं और मैं अकेली नहीं, मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, सबको इसको अकोमोडेट करना। या बीइंग अ पेरेंट्स आप स्प्लिट कर लें रिस्पांसिबिलिटी, स्प्लिट कर लें, स्प्लिट के बजाय स्विच कर लें, स्विच भी कर, थोड़ा सा स्विच पीस ऑफ माइंड मदद को भी मिले। फिर इसके अलावा कम्युनिटी में लोग जो हैं अपने बच्चों को साइड पे कर लेना नहीं, ये बच्चे बहुत इनोसेंट, क्यूट और बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं। अच्छा। जो लर्निंग इनके सीख रहे होते हैं ना, ये चीज़ें बहुत खुश होते हैं बता के। अच्छा। और चूंकि क्योंकि इनकी सोशल स्किल्स इतनी ज़्यादा अप टू पार नहीं होती तो ये चंद हमेशा उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द बात करते रहते हैं जो इनके प्रेफर्ड टॉपिक्स होते हैं। तो बाकी बच्चे बोर हो जाते हैं, मुझे नहीं इससे बात करनी, फिर आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं, कम कर रहे हैं, इस तरह फील कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट चाहिए और ये चाहिए, लेकिन अगर आप ये देखें कि दे आर गुड टीचर्स और आपको ये पेशेंस सिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सिखाते हैं। आई बिलीव कि एज अ कम्युनिटी हमें पता, सबसे बड़ी बात है हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। बहुत से लोग अनरियलिस्टिक किस्म के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं ऐसी माओं के साथ, कमेंट पास करते हैं और बैठी हुई है माँ, अच्छा कब से हुआ, कहीं इलाज नहीं कराया, कहीं दिखाया नहीं, कोई तुम्हारे खानदान में थी ये बीमारी, कहाँ से आ गई, जैसे कि उसकी गलती है, उस औरत की गलती है। ये सब चीज़ें इन माओं की तो बहुत अप्रिसिएशन होनी चाहिए, इनका तो बहुत ख्याल करें, क्योंकि वैसे बच्चा पालना इतना तलब काम है, इतना मुश्किल काम है पालना, पढ़ाना, लिखाना, कुछ बनाना, और फिर उसके ऊपर जो है आपके ऊपर अल्लाह ने जबर जिम्मेदारी डाल दी। तो ये तो बड़ी ब्लेस्ड माएँ हैं जिनको अल्लाह ने चुना है इस चीज़ के लिए, और उनको ऐसी उनकी ज़्यादा उनके ऊपर इसका तो अजर तो वो उसके घर में है। लेकिन हमारा इस कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी सबसे पहले उनसे किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, उनको तकलीफ दे बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बहुत अच्छी रिसर्च भी, अगर आपके दोस्तों में कोई है तो वॉलंटियरली हेल्प करें। तुम जाना चाह रही हो, तुम जाओ मूवी देखना जाना चाह रही हो, आज मैं रख लेती हूँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। चंद एक चीज़ें आपने सीख लेनी है और आपने कहना कि आज मैं तुम्हारे बच्चे का टेक केयर कर लेती हूँ, या अपने बच्चों के साथ उसको मिंगल करने की कोशिश कर ले, ताकि उसको जो कि एक नेचुरल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, दोस्ती चाहिए, तो वो ये सीख ले, वो मिल जाए ये। और स्पेशली जो पेरेंट्स इन लॉ हैं, जो फैमिली है, कम्युनिटी से ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मैं चाहती हूँ आप सब लोगों को मेरे पेज पे भी और एक्सक्लूसिव लेडीज़ क्लब के पेज पे भी प्लीज़ पाकिस्तान में ये चीज़ें की भेजा, शेयर किया कीजिए, इसलिए कि वहाँ पे जो फैमिली का जो रोल होता है ना, वो मोस्टली माओ की तरफ अच्छा नहीं है। जो मुझ तक खबरें पहुँचे, जो लोग मुझे आके बताते हैं, वो उस औरत के ऊपर उतनी जिम्मेदारियां घर की डाले रखते हैं जो ऑलरेडी ये जिम्मेदारी भी निभा रही है। उसको कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए, उसको अपने शौहर की तरफ से भी, अपने ससुराल की तरफ से भी, अपने मैके की सब तरफ से उसकी सोशल जो ऑब्लिगेशंस हैं या उसकी डेली ऑब्लिगेशन है उसमें उसको स्पेस चाहिए। I want to add something, it doesn't cost anything. It doesn't cost anything. मतलब लाइक आप किसी को एक आप सदका जारिया ही है, सदका जारिया है। अगर आप किसी को आप दो लफ्ज आप सपोर्टिंग के बोल दें, आप उसका इमोशंस के जो करें मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें, उनको इतनी दुखी कहानियां मत सुनाएं लोगों की आके, उनको इतनी नेगेटिव बातें मत बताएं आकर, उनको यही बताएं कि नहीं देखो कितनी मैं इसीलिए जब ये किस तरह की कोई मूवी आती है तो ऑलवेज टॉक अबाउट दैट, क्योंकि भी देखें ना ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आना, कि आपके पास बात करने के लिए मिसाल है। और फिर बहुत सी बुक्स हैं, आप ऐसे अपनी दोस्त को कोई अच्छी सी बुक गिफ्ट कर सकते हैं, बुक गिफ्ट कर दें या कुछ बना के आप उसके घर के चलो यार खाना मिल कर कुछ कर दें, वी कैन हैव इट टुगेदर, इट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर, अगर आप ये कर लें तो अकोमोडेट करें और एक दूसरे से बात करें। देखें अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये वाला अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात करने में क्या प्रॉब्लम है।
क्यों? क्योंकि हमें ये बात नहीं है तो हमने सीखनी भी नहीं है। हम कितने लिमिटेड हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने में, क्योंकि हाँ मैंने ये लफ्ज़ बहुत सुना है, हाँ ऑटिज़म का आजकल बहुत चर्चा है, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये क्या है, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं है। और अचानक बहुत सी माएँ आती हैं बताती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, हाँ मैंने ये लफ्ज़ सुना था पर मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या चीज़ थी। अगर हम थोड़ा बहुत जानते रखें, हम ख्याल रखें, अब तो ऐसे भी टेस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी पता करने की कोशिश करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि अमेरिका वगैरह में हो रहे हैं, कि पता चलता है कि बच्चे को किसी किस्म का डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता है और इसके और चांसेस हैं कि ये बढ़ रहा है और बढ़, इसीलिए इतने ज़्यादा मेथड और इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। इट कैन बी स्टॉप्ड एंड ट्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डॉक्टर, अगर नहीं, बिकॉज ये और अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कम यूज हो रहे हैं, जिसमें ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी रीजन ही जानने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहा कि अगर फादर की एज बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इतने ज्यादा मिलियनर होने की जरूरत भी नहीं है शादी करने के लिए। टाइम पे शादियां होनी चाहिए, टाइम पे बेबीज, ताकि हेल्थी बेबीज पैदा हो, हेल्थी होने चाहिए। और स्पेशली जब प्रेगनेंसियां हो तो ये है कि बाप और माँ का प्रॉपर का रोल है। ये नहीं है कि बाप सारी जिंदगी ड्रग्स ले रहा है और खुद आजकल तो भी बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप बच्चों के बारे में देखिए, वो खांसी की शरबत जो है वो फॉर स्लीपिंग के लिए ले रहे हैं। अगर आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं और इस किस्म के आप एंटी डिप्रेसेंट या कुछ भी ले रहे हैं, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दीज थिंग, तो वो सब चीज़ें आपकी फिजिक में तो रह गई हैं ना। तो और जबकि हमें कंफर्म पता नहीं है, इतने साल तो हम यही सोचते रहे कि जी वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है, फिर सोचते रहे जी ग्लूटेन की वजह से हो रहा है। अब जीन्स भी 100% नहीं है, लेकिन जीन्स का अमल दखल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। ये वही बात कहने वाली यही है कि सारा वक्त कॉज के बारे में ढूंढना, जो कि अभी अननोन है, इस पर अभी बहुत काम हो रहा है, उससे अगर इसलिए बहुत ज़्यादा अगर ट्रीटमेंट पे, मेथड के ऊपर काम और सपोर्ट पे काम हो। इसीलिए अगर आप देखें अप्रैल है ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, हम तो मई में ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम की वजह से नहीं कर सकते। हर साल अप्रैल में ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है और दुनिया में बाकायदा यूएई में, पाकिस्तान में, दुनिया में मनाया जाता है। उसके लिए वॉक्स होती हैं, उसके लिए डोनेशंस आती हैं, उसके लिए बहुत कुछ। आप किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी कॉज पकड़ सकते हैं कि भी मुझे ये सपोर्ट करना है। होती होंगी कोई, बहुत होती है, वॉक्स होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है इन लोगों के साथ मिलजुल के दिन गुजारने का, क्योंकि बच्चे तो नहीं रह जाते ना। याद करें कि इन्होंने टीनेजर होना है, ठीक है, फिर इन्होंने जो टीन्स के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ चलने हैं। जो फिजिकल सिचुएशन से टीन्स गुजरते हैं, इन बच्चों ने भी गुजरना है, क्योंकि ये फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। अब हमारे बड़े बच्चों का ये टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि बच्चे यहाँ पर तो जो फिजिकल डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं या जो दूसरे रेगुलर बच्चे हैं, उनको तो पता है कि जब हमारे हार्मोन्स बदल रहे होते हैं तो कैसे, हाउ टू डील विद दैट। अब इन बच्चों को चूंकि सोशल ऑकवर्डनेस है, इनको नहीं पता, ये अपनी सिंपल बातें, व्हाट टू टच, व्हाट नॉट टू टच, हाउ टू से, हाउ नॉट टू से, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ नॉट टू ड्रेस अप, एंड दे गेट सो क्यूरियस अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स स्टार्टेड ग्रोइंग, तो वो टच करना, देखना, व्हाट इज दिस। तो ये डिफरेंट है। इन बच्चों की जब ये टीनेज होते हैं तो इनकी जो ग्रूमिंग है या इनकी जो ट्रेनिंग और टीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में कभी बाद में बात होगी, रादर देन कि बट बिकॉज इज एन अदर टॉपिक। और फिर जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इन्हें कोई ऐसी स्किल सिखाना कि अपनी ज़िंदगी जो है थोड़ी बहुत मेंटेन कर लें और डिपेंडेंटली गुजार लें। एक क्वेश्चन है डॉक्टर, कर लें फिर जी बिल्कुल। नोशी खान पूछ रही है कि शी इज़ जस्ट फेसिंग सम चैलेंजेस इन फूड, उसको मतलब क्या दिया जाए। आई थिंक शी हैज़ अ ऑटिस्टिक चाइल्ड, अच्छा, तो उसके ईटिंग हैबिट्स को कैसे वो फिक्स कर सकती है, eating क्योंकि habit. he or she is a picky पिकी ईटर नहीं, ये पिकी ईटर होते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस जो असेसमेंट है आप उसमें कर लें, और आप चूंकि आप माँ हैं, आप ये सोच रही हैं कि मुझे हर चीज़ खिलानी है, आपने एक हेल्थी डाइट खिलानी है, ठीक है। आप वो उसको ऐसे करें कि आप उसको असेसमेंट कर लें, एक दफ़ा तस्वीरें बनाएं जो आपकी पसंद के फूड हैं, ठीक है, और जो उसकी पसंद के फूड है, छोटी छोटी तस्वीरें खींच लें उसकी और उसको ना सामने रखें इसके बच्चे के, और फिर आप ये देखें कि आपको किस बच्चे के ऊपर पिक करता है, कौन सी तस्वीरें पिक करता है, तो उसमें से उसका सबसे प्रेफर्ड फूड जो है वो निकल आएगा।
अब उस प्रेफर्ड फूड को निकालने के बाद उस प्रेफर्ड फूड को यूज करें एज अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और बाकी खाने खिलाएं। क्या नहीं खाता होगा, भिंडी नहीं खाता होगा, टिंडे नहीं खाता होगा, करेले नहीं खाता होगा, कोई बात नहीं, बच्चा है नहीं खाएगा तो कोई ऐसी जरूरत नहीं, विटामिन से कवर हो सकता है। लेकिन अगर वो ग्रीन्स खा लेता है, ग्रीन चीज़ें खाता है, वेजिटेबल्स खा रहा है और ग्रेन्स खा रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें खा रहा है तो फाइन। लेकिन जो भी उसका प्रेफर्ड एक्टिविटी है या प्रेफर्ड उसकी हॉबी है या प्रेफर्ड फूड है वो यूज़ करें टू पॉजिटिवली रेनफोर्स। और छोटे छोटे मील्स हैं। अगर आप बात कर रही हैं कि वो मैनर्स की तरह नहीं खा रहा, कि खाना खाते हुए मैनर्स नहीं कर रहा, तो वहाँ पर भी आप ABA जो मेथड है उसको यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे हमने टूथ ब्रशिंग की मिसाल दी कि कैसे नवाला तोड़ना है, कैसे करना है, किस तरह इमिटेट करें। फिर आप अपना या उसका बेहतरीन जो टाइम का वीडियो बनाएं। वीडियो मॉडलिंग बेहतरीन तरीका है आर्टिस्टिक बच्चों को इस किस्म की स्किल सिखाने का, और वो उसके सामने लगाएं और वो उसको देखता रहे और उसको मिटेट कर करके खाए। कि जैसे राइस खा रहा है जैसे, या वो मीट है उसको फोक से या नाइफ से तोड़ रहा है, काट रहा है, क्या करना है, तो उसके तरीके खुद बनाएं, छोटे छोटे वीडियो बनाएं अपने कि कैसे मैनर सिखाने हैं टाइप के। 2 मिनट का 1 मिनट का उसे बंद करें, फिर रिपीट करें, जब वो देख ले और खा ले उसको रीइंफोर्स करें, फिर चलाएं। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट एक दफ़ा आपने सिखा लिया ना तो फिर आप सारी जिंदगी आपका आराम है। मेरा थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोगों का भी सुनने का। और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है या बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और डॉक्टर अस्मा डायरेक्टली। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग प्राइवेटली भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा। सच अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक एंड सेशन, एंड आई रियली माई सेल्फ, बल्कि मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी और आज इस सेशन में चलिए। हाँ, नहीं, आपका काम है कि अब आगे बढ़ाएं और जहाँ जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच जी, आज शामिल होने। अल्लाह हाफिज़।